नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ओपेक की, जहां पर कच्चे तेल का हमने सपोर्ट वहां से आता हुआ देखा है। करीब करीब $79 अ बैरल तक का हाई बनाने के बाद फिलहाल 77 के आसपास कारोबार होता हुआ। कैसे आगे मांग रहेगी, इसके ऊपर भी रहेगी नजर। साथ ही बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर IMD ने कहा था कि 4 जून को यहां पर मॉनसून का ऑनसेट हो जाएगा, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि ये 3-4 दिन से डिले हो सकता है। स्कैमेट की डेट पहले भी 7 जून की थी, तो उसके आसपास हम यहां पर ऑनसेट होता हुआ देख सकते हैं, ऐसी एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है। साथ ही बात करेंगे दालों की, जहां पर सरकार ने सख्ती और भी बरती है, स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वीकेंड था, यहां पर और बढ़त हमने तुअर के भावों में आते हुए देखी है। कैसे रह सकते हैं आगे के यहां पर एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, वैंडा इनसाइट्स की वंदना हरी, स्काईमेट के मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट GP शर्मा और इंडिया पल्स एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी। साथ ही JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से भी करेंगे चर्चा। शुरुआत लेकिन कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिली है और ओपेक एंड एलाइज ने काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर किए हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप सऊदी अरेबिया का आउटपुट कट जो हम बनता हुआ देख रहे हैं इस महीने के लिए, जुलाई के लिए, इस साल के लिए, अगले साल की भी कटौती की यहां पर बात की गई है। क्या इंपैक्ट देखते हैं आप प्राइसेस पे? जी हाँ, मेरी राय में ओपेक ने पहले भी प्रीएम्प्ट किया था कि चाइना से डिमांड कम होने वाली है। वो देख के लास्ट मीटिंग में भी जब ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था तब प्राइसेस में स्पाइक आई थी और बाद में ग्रेजुअली प्राइसेस नीचे आए। ये टाइम भी मैं सिमिलर मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट दिस टाइम इट इज डिफरेंट बिकॉज एक ओपेक ने जो सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कट की बात की है उसको छोड़ के आगे जाके मुझे लग रहा है यूएस का भी जो प्रोडक्शन ग्रोथ है ऑयल का वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे यूएस में पर्मियन बेसिन में से आगे जाके लंबा ग्रोथ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वहां पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे जाके। ऑयल में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, provided global economy continues to do how it is doing right now, no recession, that is the base case scenario. So in case of recession it was definitely going to go down, but I think with the OPEC preempting the production cut, it looks that $65 for the WTI seems to be the bottom, or $70 for the Brent, $72 for the Brent seems to be the bottom. ऑलराइट, तो बॉटम्स इन प्लेस यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह के आउटपुट कट्स की बात की जा रही है, डेफिसिट की एक्सपेक्टेशंस है, उनका सपोर्ट हम यहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस को आता हुआ देखेंगे। वैंडा इनसाइट्स की वंदना हरी अब हमारे साथ हैं। वंदना, शुक्रिया समय निकालने के लिए। हाउ आर यू रीडिंग जो भी कुछ हमने ओपेक एंड एलाइज की मीटिंग में होता हुआ देखा? मीटिंग डिलेड थी, मीटिंग 7 घंटे तक चली और मीटिंग में मीडिया अलाउड इस बार नहीं था। ये तो ऑफकोर्स एक साइड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन जो सारे चेंजेस यहां पर कोटा को लेकर हुए हैं उसे आप कैसे रीड कर रही हैं? नमस्कार मनीषा। तो काफी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस रहे मिनिस्टर्स के, और वो और कट करना है, प्रोडक्शन कम करना है, इसको लेकर नहीं थे कॉन्वर्सेशन जैसे आप बोल रही थी, वो कोटा को लेकर है। तो जो मेजॉरिटी ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं, 19 मेंबर्स ऑल टुगेदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये प्रोडक्शन एडजस्टमेंट अग्रीमेंट्स में 2020 से। मेजॉरिटी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू प्रोड्यूस एनीवेयर क्लोज टू देयर कोटा। तो उनका तो अब ये चर्चा है कि अगले साल से जो एक्चुअल उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है कोटा उस लेवल तक के लिए कम कर दिया जाएगा। I'm sorry, this is quite complicated to explain in Hindi, but I'll try my best. So basically there what that achieves, that is the main question, right? क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों करना चाहेंगे वो? तो जैसा कि हमने देखा 2 अप्रैल को जो कट्स अनाउंस हुए थे वो केवल 8 मेंबर्स ने अनाउंस किए थे रशिया को छोड़कर। तो वो इसलिए क्योंकि वही 8 मेंबर्स, सिर्फ 19 में से वही 8 मेंबर्स हैं जो अपने कोटा तक पहुंच सकते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपने कोटा से 200,000, 300,000, इवन अप टू 700,000, 7 लाख बैरल्स पर डे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। So what happens next year is ये कोटा और कोटा अगर लेवल में ले आए तो आगे से जो भी कट्स तय होंगे, प्रोडक्शन कट तय होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। So that is the main achievement of this weekend's meeting. बाकी जो 1 मिलियन बैरल पर डे सऊदी कट है वो सिर्फ 1 महीने के लिए है।
तो उसको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बुलिश सेंटिमेंट नहीं है मार्केट में। सिर्फ 1 मिलियन बैरल बैरल पर डे का कट है और सिर्फ 1 महीने के लिए है। सो इट्स आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू गिव टू मच सपोर्ट टू क्रूड प्राइसेस। फेयर पॉइंट। वंदना, सबसे पहले तो अप्रिशिएट कि आप हिंदी में बोलने के लिए यहाँ पर ट्राई कर रही हैं, और दूसरी चीज़ ये कि अब आपको यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाते हुए लगते हैं? आपको लगता है कि एक बॉटम इन प्लेस है अब यहाँ? Look, I have been quite moderate in my expectations, Manisha. इस साल के शुरू से जब काफी लोग bullish थे कि China will just be, take off like a rocket, and I said no. That's, I kept saying that's not possible. It's a huge economy. It's unprecedented. 3 साल का almost zero COVID has done massive damage to their economy. बहुत structural issues हैं Chinese economy में. It will take them quite a lot of time to get momentum back in the economy. So ये सब लेकर मुझे लगता है शायद it's quite possible that OPEC Plus और सऊदी अरेबिया को फिर से एक फ्लोर डिफेंड करना पड़ जाए। तो as your earlier guest was saying, 72 has not been breached last week, but in the coming months, depending on economic headwinds कितना और बढ़ जाते हैं, it's quite possible that prices start slipping back towards the 70s again. क्या prices 80, 90, 100 जा सकते हैं? I don't think so. I really have my doubts. Beyond the point, OPEC Plus will not continue to cut. कि आप argue करो कि but they will cut some more, another 3 million barrels per day. I don't think so, because it will also not be sensible or wise for them to do that. If really, unfortunately, the global economy goes into a massive tailspin, बहुत it gets a big shock or something like that, then I think OPEC Plus will have to make peace with accepting lower prices. तो फिर रेस्ट ऑफ द ईयर को आपको क्या रेंज नजर आती है? इन केस चाइना की डिमांड यहाँ पर 3rd क्वार्टर 4th क्वार्टर तक भी निकल के आती है, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, और इन आउटपुट कट्स का असर शायद हम तब तक आता हुआ देखते हैं, तो ईयर एंड तक अब क्या रेंज है? I think on the positive side, the best, अगर आप लेके चले best case scenario for the Chinese economic growth, I would say we can see it in high 70s, 80 के आसपास average हो सकता है Brent का. But if China doesn't do well, and especially if we see more shocks, I hope not, but we had the banking crisis shock in the US. But if we have a much more significant slowdown in momentum in the US and Europe, which is quite possible, the way the central banks are continuing to tighten monetary policy, both the ECB and the Fed, I think we could see a move towards the 70s again. All right. Towards 70 rather, and threaten to go under 70. ओके, सो बेस्ट केस सिनेरियो $80 अराउंड है, एवरेज वहां पर बन सकता है, लेकिन अगर भाव नीचे गिरते हैं तो 70-72 के आसपास फिर से देखने को मिल सकते हैं। वंदना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हिंदी में ट्राई करने के लिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस एफर्ट को। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात हुई क्रूड ऑयल प्राइसेस की, जहां पर अच्छी खासी तेजी हमने आते हुए देखी है, लेकिन जैसे हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो प्राइसेस में नियरली फैक्टर्ड इन है, और यहां से अगर मांग आती भी है तो और $3-4 की बढ़त के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन एक और चिंता तो फिलहाल यहां पर इंडियन मार्केट्स को सता रही है, वो मानसून की है। हम पहले आपको बताते भी रहे हैं कि ऑनसेट को लेकर यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं। जून का महीना वैसे भी बहुत बेहतर होने की एक्सपेक्टेशन नहीं रही है। हमारे साथ स्काईमेट के जीपी शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, क्लियरली जो ऑनसेट है उसमें क्लियरली स्काईमेट एज ऑफ नाउ यहाँ पर सही साबित होता हुआ, क्योंकि 4 जून आया और चला गया और हमने ऑनसेट नहीं देखा है। आईएमडी का अब कहना है कि ये और 2-3-4 दिनों से डिले हो सकता है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ इसका प्रोसीजर, प्रोसेस, प्रोग्रेस? जी हाँ मनीषा, शुरुआत में ही ऐसे लग रहा था जैसे कि मानसून डेट आएगा, उसी हिसाब से हमने डेट रिलीज, उसी के हिसाब से हमने ये डेट भी दी थी, और लग रहा है जैसे उसी के हिसाब से मानसून होगा। 7 तारीख को दिया था, और ±3 दिन, और मुझे लगता है कि उसके आसपास ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होगा। और ये लगभग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस 2003 में और 2019 में 8 जून को मानसून आया था, पिछले 20 सालों की बात करें, 23 सालों की, तो और इस बार लग रहा है शायद उससे एक आध दिन बढ़ भी सकता है। 7 तारीख तो उसमें मेरा अपना अनुमान है कि शायद उसको चलते चलते 8-9 तारीख हो जाएगी। आज के दिन में केवल स्थिति थोड़ी सी बदली है, जो कि कुछ भी पहले अलाइन नहीं थे, जो पैरामीटर्स थे
समुद्र के में जो चाहे हवा की बात करें, दिशा की बात करें, डेप्थ की बात करें, कुछ भी तो नहीं था। पर कम से कम शुरुआत जरूर हुई है, पर उसमें थोड़ा वक्त लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और मुझे ऐसे लगता है हो सकता है 8 जून की डेट को भी क्रॉस करके लगभग 9 जून की डेट आ जाए मानसून के ऑनसेट होने में। जी। राइट, तो मिस्टर शर्मा ये ऑलमोस्ट आधा जून निकलता हुआ नजर आएगा, फिर बाकी के जून की क्या एक्सपेक्टेशन है एक, और जो प्री मॉनसून शावर्स हैं उन्हें आप फिलहाल कैसे देखते हैं? अड़चने उससे भी बढ़कर हैं। देखिए, प्री मानसून के शावर अगर हैं अभी भी, तो वो केरल के आसपास या उन्हीं तट पे हैं। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो नाम मात्र वर्षा हुई है, वो भी। और उसका कारण ये है कि अरब सागर में भी एक मानसून सिस्टम बन रहा है, और बंगाल की खाड़ी में भी। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम हमेशा मानसून के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो तट से बहुत दूर म्यांमार के आसपास है, और अभी उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जो अरब सागर का सिस्टम है, जो लक्षद्वीप एरिया के आसपास है, उसमें सर्कुलेशन बन रही है। हो सकता है आजकल में उसमें एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जो कि हमारे मानसून के लिए अच्छा नहीं गिना जाता। केवल मानसून उसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में ही रहता है। जैसे केरल की बात करें, हो सकता है कोस्टल कर्नाटका या गोवा तक, लेकिन मानसून भीतर नहीं जाता है। अभी तक जो जितने मॉडल हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल, बहुत सारी असहमति है उनमें कि उस सिस्टम का क्या होगा। मेरे ख्याल में क्लैरिटी आएगी 2 दिन बाद। कोई मॉडल बता रहे हैं कि वो तट के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक, गोवा के साथ साथ मुंबई के दिशा में जाएगा, और कुछ बता रहे हैं कि हो तट से हटके दूर की तरफ भी चला जाएगा। क्लैरिटी होगी 24 से 48 घंटे के अंदर बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन वो सिस्टम हमारे मानसून के लिए अच्छा नहीं रहेगा। देश के जो भीतरी भाग हैं, दक्षिण भारत की बात करें, मध्यवर्ती भागों की बात करें, तो अच्छी मानसून की वर्षा अगले 10 दिन तक तो संभावित बिल्कुल भी नहीं। राइट, क्लियरली अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मिस्टर शर्मा, जो एंड जस्ट कंपेयरिंग नोट्स यहाँ पर फिर से, क्योंकि आईएमडी का मानना है कि जून बिलो 92% ऑफ एलपीए रहेगा, आप जून के महीने की बारिश कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि हमने कुल मिला के तो बिलो नॉर्मल दिया हुआ है, और जून उसमें हमने नॉर्मल से थोड़ा 2% कम दिया था। लेकिन जैसे इसमें चल रही है परिस्थितियों को देखते हुए, जून का महीना मुझे लगता है कमी तो 10-15% और कभी उससे ज्यादा भी हो सकती है। 92 जो % है, उससे नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मानसून जोर नहीं पकड़ेगा और कमजोर रहेगा। तो मेरा तो मानना है कभी कभी ऐसी स्थिति में, अल्नीनो की स्थिति में, जो इवॉल्विंग अल्नीनो होता है, लगभग मानसून 20-25-30% तक कम हुआ है जून के महीने में। तो हालांकि कहना अभी इतना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मानसून ऑनसेट होने का हमें वेट करना चाहिए। कुल मिला के उसका मानसून की वर्षा तक से कोई कनेक्शन तो नहीं होता, लेकिन समय निकलता जाएगा। और जैसे 10 दिन मैंने कहा, जब 10 दिन निकल जाएंगे, और मतलब हम जून का आधा महीना निकल जाएगा बिना अच्छी बरसात के, तो उसके चलते कुछ जून के कुल मिलाकर आसार अच्छे नहीं दिख रहे, और हमारी डेफिशिएंसी बढ़ सकती है। इवन जो 92% कहते हैं, उससे भी नीचे जा सकती है। जी। एक फाइनल सवाल क्विकली मिस्टर शर्मा, मुंबईकर्स की तरफ से, कि यहाँ पर प्री मॉनसून शावर्स भी कब देखने को मिलेंगे? देखिए, ये सब इस सिस्टम पे डिपेंड करेगा, जो मैंने जब बताया कि अरब सागर में बन रहा है। कुछ सिस्टम तो बता रहे हैं कि जब ये कोस्ट के साथ साथ ऊपर जाएगा, और अगर वो उतर जाता है तो अच्छी बरसात, मानसून के प्री मानसून के अच्छे शावर देखने को आज से करेंगे तो 5-6 दिन के बाद मिलेंगे। ठीक है, पर अगर वो सिस्टम दूर जाता है तो फिर कोस्टल क्षेत्रों में भी वर्षा नहीं होने की संभावना रहेगी। जी। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी खबर यहाँ से ऑफकोर्स मानसून की तरफ से आती हुई नहीं है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, और बहुत इत्मीनान से वो डिटेल में समझाने के लिए भी। तो क्लियरली मानसून की तरफ से सही खबर नहीं है। जून का महीना वे बिलो एवरेज यहाँ पर रह सकता है एज ऑफ नाउ। मानसून आने का जो ऑनसेट है वो 7, 8 या 9 तारीख जून को भी हो सकता है। लेकिन एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर दालों की, बाकी कमोडिटीज में कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर दालों की कर लेते हैं, एंड विद इन दैट जो सरकार की तरफ से फ्राइडे रात को नोटिफिकेशन आया, उसका वीकेंड पे हमने कोई असर पड़ते हुए नहीं देखा। हमारे साथ बिमल कोठारी जी और साथ ही साथ विवेक अग्रवाल मौजूद हैं। बिमल जी, इवन एज हमने स्टॉक लिमिट यहाँ पर लगते हुए देखी है, और सरकार यहाँ पर और सख्ती बरतती हुई नजर आई है, उसके बावजूद भी वीकेंड में यहाँ पर तुअर के प्राइसेस और बड़े ही हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, तुअर की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो
हम सब जानते हैं कि ये एक इसकी कमी है, जी। ये जग जाहिर है। और सरकार ने इस पे पहले ही बहुत सारे कदम उठा चुके हैं। वो उन्होंने 30 डेज जो इम्पोर्टर्स को है 30 डेज की एक एडवाइजरी भी इशू की थी कुछ दिन पहले। और उन्होंने स्टॉक जो भी व्यापारियों के पास जो स्टॉक्स है उसको हर हफ्ते उन्होंने पोर्टल पे डिक्लेयर करने के लिए भी कहा है। तो सरकार ने बहुत सारे कदम पहले उठाए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, और हम जो प्राइसेस देख रहे हैं मंडियों में, आज तो मंडियों में फिर से उछाल आया है जी। मुझे नहीं लगता है कि इन सरकार के इन कदमों से कोई भी प्राइसेस पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। उल्टा इसमें ये है, थोड़ा सा ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको भी मालूम, अब हम सब जानते हैं कि इस बार हमारे यहाँ मानसून में कुछ इशू है। ऑलरेडी मानसून लेट हो चुका है जी। अभी तक। ये केरला ही नहीं पहुंचा, केरला पहुंचने में 3-4 दिन की देरी है। तो मानसून की अगर ये हालत रही तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ स्टॉक जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा वो कारगर नहीं होगी, क्योंकि हमें स्टॉक की जरूरत है। अभी 2 महीने में अफ्रीका से इंपोर्ट होगा, अफ्रीका से लगभग 6.5 से 7 लाख टन तुअर आएगी। तो उसमें हमें चाहिए कि हमारे यहाँ लार्ज इंपोर्ट हो, और उसमें ये 30 दिन की रुकावट या होलसेलर के पास 200 टन का जो स्टॉक है लिमिट, ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो लाने में उसमें जो सप्लाई जो चेन है उसमें थोड़ा सा विघन आएगा। और उससे क्या है कि दामों में जो हम सोच रहे हैं कि अगस्त महीने के बाद में, मेरा मानना है कि अगस्त महीने के बाद में दामों में गिरावट आनी चाहिए, खासकर तुअर में, क्योंकि एक साथ में जो अराइवल आएगी और जो अफ्रीका के जो एक्सपोर्टर्स हैं, अफ्रीका के जो फार्मर्स हैं, इन भावों में वो भी बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सौदे मैंने सुना हो चुके हैं। और ये भाव में कोई भी वो अपनी क्रॉप्स को रखेंगे नहीं, वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा एक्सपोर्ट हो, क्योंकि तुअर का एकमात्र बायर जो है दुनिया में है, मैक्सिमम क्वांटिटी का जो बायर है 90-95% का जो है वो हिंदुस्तान है। सारा माल इंडिया में आएगा। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता है इस मेजर से कोई खास फर्क, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रेशर सरकार की तरफ से आ चुका था, और व्यापारियों ने उसी हिसाब से अपना काम किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे प्राइसेस कुछ और आएगा। विवेक, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे बिमल जी भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है अब वो सब कुछ कर चुके हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी इन सम सेंस अब दिखता हुआ हो रहा है। हेलो जी विवेक। जी मनीषा जी, सॉरी मैं आपको उतना सुन नहीं पाया, बीच में शायद वॉइस कुछ क्रेक हो गई थी। देखिए सरकार ने, जैसे कि विमल जी ने भी बोला कि सरकार ने सारे कदम उठा लिए हैं, और ये बेसिक सरकार को भी इसका आभास था कि प्रोडक्शन में 10 लाख टन तक की कमी हो सकती है। मैं बिल्कुल फिक्स आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन निश्चित रूप से कमी तो निश्चित रूप से है। और अगर आप देखेंगे कि जो इन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई उसके बाद भी बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाजार इनफैक्ट बढ़ा ही है। उसका रीजन ये है कि अब ट्रेडर के पास, इंपोर्टर के पास माल नहीं है। अब जो भी माल है वो मिलर के पास है 3 महीने का स्टॉक। तो जब आप सप्लाई साइड, अब आपको सप्लाई नहीं होगी तो वो डिमांड में इंक्रीज डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन विवेक, यहाँ से क्या लगता है कितनी तेजी और है अभी इस बाजार में? देखिए मनीषा जी, तेजी मेरे ख्याल से अभी थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, अब यहाँ से थोड़ी तेजी ही आएगी, क्योंकि इसके बाद डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। दाल जब बहुत महंगी हो जाती है, तुअर दाल, तो तुअर दाल का जो कंजम्पशन का जो कंज्यूमर है वो दूसरी दालों में शिफ्ट कर लेता है, या फिर वो दाल खाना कम कर देता है। जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो अपना दूसरा जरिया ढूंढता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी आएगी। हो सकता है मसूर दाल पे और चना दाल और मूंग दाल की खपत बढ़ जाए और उनके बाजार भी थोड़े से इसके सपोर्ट में बाजार बढ़ जाए, जो कि देखने को मिल रहा है। चना, मेरे पास एक लास्ट 30 सेकंड्स है, अगर आप दोनों से एक लाइन में ये जान सकें कि इसके बाद क्या कुछ सरकार के पास बचा है करने के लिए। विवेक जी, अभी तो बहुत मुश्किल है। सरकार अभी जो भी कर सकती है वो यही है कि जो नई क्रॉप अफ्रीका से आने वाली है तुअर की, उस पे कुछ एग्रेसिव एक्शन ले, वहां पे प्रोक्योरमेंट करे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ काम करे, और वहां पे प्राइसों को ना बढ़ने दे, या सरकार खुद जाके उनसे कुछ ट्रेड के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता है तो ही फर्क पड़ेगा। विमल जी, आपका भी यही कहना है? आपको भी लगता है कि मैं सोचता हूँ कि ये हमने सरकार से, अभी मेरी फिलहाल मीटिंग हुई थी और हम एक कैंपेन शुरू करना चाहते हैं, दूसरी दालों को प्रमोट करेंगे। जिस चीज की कमी है वो हमें उसको, उस तथ्य को मानना पड़ेगा, उसको हमको फेस करना है। तो मैं, और देखिए मनीषा जी, एक बात मैं बता दूं, ये जो प्राइस राइस की जो बात हो रही है,
मुझे इसमें नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा है। मैंने पिछले आपके इसमें भी बताया था कि अगर 50 रुपया किलो भी 30 रुपए से 50 रुपया किलो दाल की कीमत बढ़ती है तो एक परिवार को 4 जन के परिवार के महीने में 50 रुपया से 100 रुपया उसके इफेक्ट होगा बजट में। तो ये इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता इस प्राइस राइस की कोई इतना कोई ऐसा अलार्मिंग, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी दालें बहुतायत में अवेलेबल है। नहीं, आई एग्री विद यू विमल जी, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार की नजर इस पर रही है और जिस तरह से सरकार यहाँ पर टाइम टू टाइम वार्न करती रही है, स्टेप उठाती रही है, इज द रीजन हम यहाँ पर तुअर को शायद इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि हाँ इतना कोई बहुत बड़ा प्राइस राइज नहीं है और बाकी दालें यहाँ पर सस्ती हैं ही, लेकिन क्लियरली सरकार की नजर भी यहाँ पर है। माफी जाएंगे, शो में आज इतना ही समय है, लेकिन ये चर्चा फिर आगे भी करेंगे। विमल जी, विवेक जी, बहुत शुक्रिया आज साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय भी है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी बाजार की। साल में कितना बदला है भारत? अगले 10 साल में देखिए आप कितना बदलेगा भारत। राइजिंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया, भारत की बात मेरे साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.